नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जीव विज्ञान के जनक बता दिया था, जीव विज्ञान की शाखाएं बता दी थी और हमने कहा था कि जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। और मैंने बताया था कि जंतु विज्ञान के जनक होते हैं अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के होते हैं जनक थियोफ्रास्टस। तो ये जो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान है, ये जो है जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जगत का अध्ययन करते हैं, यानी समस्त प्रकार के छोटे बड़े पेड़ पौधे और जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं जीव जगत के बारे में पढ़ते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है कि जीव जगत, और आपको पहले से पता है कि जीव जगत में जंतु भी आते हैं और पादप भी आते हैं। यानी जीव जगत के अंतर्गत वह समस्त छोटे बड़े पौधे और समस्त छोटे बड़े जंतु आ जाते हैं, यानी समस्त सजीव आ जाते हैं, यानी समस्त जीवधारी आ जाते हैं, यानी वह सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। तो ये जो जीव जगत है, ये जीवधारियों का एक जगत है। और आइए देखते हैं कि ये जीव क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, ये जीव किस तरह से अन्य वस्तुओं से भिन्न है, निर्जीव वस्तुओं से कैसे भिन्न है, इसे हम जानते हैं। देखिए, ये जो जीव है, ये जीव क्या है? ये जो जीव है ये वृद्धि करता है, चाहे पौधे हों चाहे प्राणी हों, वो वृद्धि करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो ये वृद्धि इनके अंदर पाई जाती है। इसके बाद जनन क्षमता पाई जाती है। जनन क्षमता मतलब प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। और समस्त जीव, छोटे बड़े कोई भी प्रकार के जीव क्यों न हो, वो सब कोशिका के बने होते हैं। जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं उस वस्तु को हम जीव कहते हैं। और यह जीव उसी को कहा जा सकता है जिसमें जीवन पाया जाता है। मैंने यहाँ बताया है कि समस्त जीव कोशिका के बने होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जीवों की कोशिकीय संरचना कैसी होती है, यानी किस प्रकार से कोशिकीय संरचना के आधार पर जीवों को पहचाना जाता है। तो कोशिकीय संरचना के आधार पर, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर जो जीव हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या है? पहला है अकोशिकीय जीव। अकोशिकीय जीव मतलब ऐसे जीव जो सिर्फ एक कण सदृश होते हैं, उनमें कोशिका जैसी संरचना का अभाव होता है, जैसे वायरस, वायराइड्स आदि। एक कोशिकीय जीव क्या है? यहाँ लिख रखा है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव उन्हें कहते हैं, या एक कोशिकीय जीव उसे कहा जा सकता है जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, यानी सिंगल सेल पाई जाती है। एक कोशिका जिन जीवों में पाई जाती है, एक कोशिका ही उनकी संरचना को और उनके क्रियात्मक इकाई को, एक ही संरचना, एक ही कोशिका उनके पूरे शरीर का निर्माण करती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों का क्रियान्वयन करती है। तो उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। और यह है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जिन प्राणियों में, जिन जंतुओं में, जिन जीवों में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे अकोशिकीय जीव मैंने लिख दिया यहाँ पर वायरस, वायराइड्स। एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम तथा अन्य जितने भी एक कोशिका के बने जीव हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले कोई भी जीव। बहुकोशिकीय जैसे शेर है, आदमी है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, बिल्ली है, ये सब जितने प्राणी हैं या ये जो जंतु हैं ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। साथ साथ में बहुकोशिकीय पादप भी होते हैं, जैसे आपका धान का पौधा है, आपका आम का पौधा है, आपके नीम का पौधा है। ये जितने भी पौधे हैं और ये प्राणी हैं ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जीव, तो यहाँ पर हम पादपों की बात भी करेंगे और जंतुओं की भी बात करेंगे। अब हम जीवों के लक्षण देखेंगे, कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि ये जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो उन्हें निर्जीवों से भिन्न करते हैं, निर्जीवों से अलग बताते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि चाहे वो पौधा हो चाहे वो प्राणी हो, दोनों ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, उनका आकार बढ़ता है, उनकी लंबाई बढ़ती है और ये वृद्धि जीवों में पाई जाती है। तो ये जीव की वृद्धि उनका एक लक्षण है। अब यहाँ पर हम बता देते हैं, वृद्धि 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सीमित समय तक वृद्धि। जैसे आप जानते हैं कि कोई प्राणी है
जैसे मानव की बात करें, जैसे गाय की बात करें, जैसे बिल्ली की बात करें, तो इनके शरीर के बढ़ने की एक सीमा होती है, बढ़ने का की एक समय सीमा होती है, बढ़ने की एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा के अंतर्गत ये बढ़ेंगे, वृद्धि करेंगे और इसके बाद में इनकी वृद्धि रुक जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो प्राणी हैं, इनमें जो वृद्धि है ये सीमित समय तक के लिए होती है। दूसरा जो लिखा है, पहला तो सीमित समय हो गया, दूसरा है असीमित समय। असीमित समय जैसे मान लेते हैं, यदि बात करें किसी पेड़ की, किसी प्लांट्स की, तो ये जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ हैं, इनकी शाखाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। पेड़ चाहे जितना बूढ़ा हो जाता है, परंतु ये शाखाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं और पेड़ हमेशा वृद्धि करता रहता है। इसलिए कहा जा सकता है कि पेड़ या पादप ये जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। इसलिए इनकी जो समय सीमा है वो असीमित है, यह जीवन पर्यंत वृद्धि करती हैं। तो ये वृद्धि इनका एक लक्षण है। दूसरा मैंने लिख रखा है यहाँ पर जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप जानते हो, पेड़ पौधों में भी रिप्रोडक्शन होता है और जंतुओं में भी रिप्रोडक्शन होता है। अपने समान एक नए जीव को पैदा करने की, उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो यह प्रक्रिया, यह क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जैसे मान लिया कोई आम का पौधा है, तो आम का पौधा में लक्षण होता है कि वो उसमें जो फल आते हैं, उस फल के अंदर बीज होता है, वो बीज को बोने से फिर एक नया पौधा तैयार होता है। ऐसे मानव होता है, वो अपने जीवन में अपने समान एक अपने बच्चे को जन्म देता है। तो इससे कहा जा सकता है कि वो इस विधि में क्या करता है? प्रजनन करता है और अपने समान संतान को पैदा कर रहा है। अब है उपापचय की क्रिया। मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया यानी जितनी जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं, उन समस्त रासायनिक क्रियाओं को उपापचय की क्रिया कहा जाता है। तो ये उपापचय की क्रिया सिर्फ और सिर्फ सजीवों में, जीवधारियों में पाई जाती है और किसी निर्जीव में नहीं पाई जाती है। जैसे पत्थर है तो उसमें नहीं पाई जाती है, कोई सूखी लकड़ी है उसमें नहीं पाई जाती है, जैसे प्लास्टिक है, मेज है, टेबल है, दीवार है, घर है, मकान है, तो ऐसी चीज़ों में यह उपापचय की क्रिया नहीं पाई जाती है। परंतु समस्त सजीवों में क्रिया पाई जाती है। इसलिए यह क्रिया भी आपके सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अब है संवेदनशीलता यानी उद्दीपन, यानी अंग्रेजी में सेंसिटिविटी कहते हैं। जितने भी जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इन सभी जीवों में पाई जाती है संवेदनशीलता। पौधे ही क्यों ना हो, पौधों में भी संवेदनशीलता पाई जाती है। आपने तो पढ़ा ही है कि सर जेसी बोस ने कहा था कि पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी अजनबियों को पहचान लेते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पौधों में भी सेंसिटिविटी होती है और एनिमल्स में तो होती ही है। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में सेंसिटिविटी होती है। तो यह जीवधारी का एक प्रमुख लक्षण है। और उसके बाद में हम देखते हैं पाचन। पाचन मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि जो जीव जीवित हैं, जो जीव इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व कायम किए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं पोषक तत्वों को प्राप्त करके अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। अर्थात जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता है और पोषण के अभाव में, पोषक तत्वों की अनुपस्थिति में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए पाचन क्रिया का होना जीवों में, जंतुओं में एक प्रमुख लक्षण होता है। आप लोग मन लगाकर पढ़िए, नोट बनाते रहिए, एक कॉपी पेन रख करके बैठा करिए और जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगें उस पॉइंट को नोट करते रहिए। हम आपको बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार करके देते हैं, तो आप मेहनत से पढ़ाई भी करें, क्योंकि यदि आपने मेहनत कर लिया तो ये गारंटी है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। यदि मेहनत करके आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही अपने जीवन में सफल होंगे। आप जिस उद्देश्य से बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, वो आपका मिशन कंप्लीट होगा, उस मिशन में आप सफल होंगे। इसलिए लापरवाही मत करें। आइए जोड़ते हैं। लिखा है गति। गति मतलब मोशन। कोई भी जीव है उसमें गति होती है। अभी आप कहेंगे अच्छा ठीक है, आदमी तो गति करता है, जानवर कुत्ते बिल्ली तो गति करते हैं, सांप गति करता है, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, परंतु पेड़ पौधे भी जीव के अंतर्गत आते हैं। तो पेड़ पौधे कहाँ गति करते हैं? वो तो अपने स्थान पर लगे रहते हैं। लेकिन नहीं, पेड़ पौधे भी गति करते हैं। संपूर्ण पेड़ पौधे न गति करें तो उनकी जड़ें गति करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पौधे भी गति करते हैं, पौधों में भी गतिशीलता होती है। इस तरह से मैंने यहाँ आपको बताया। अब देखिए, इसके अतिरिक्त भी तमाम ऐसे लक्षण होते हैं जो सजीवों को निर्जीवों से भिन्न करते हैं। अब ये जो प्राणी है, मान लिया दुनिया में ये समस्त प्राणियों को देखा गया और अरस्तु ने और थियोफ्रेस्टस ने इन समस्त जीवों को दो भागों में बांट दिया। इसको अलग अलग रख करके दो विज्ञान बना दिए और दोनों विज्ञान को हम जानते हैं अलग अलग, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसको हम कल देख चुके थे। और रह गई बात यहाँ की, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, कि किस तरह से ये दुनिया में पाए जाने वाले सभी प्राणियों को अलग अलग आज हम पहचान लेते हैं। ये पहचानना बड़ा मुश्किल था,
लेकिन इसके लिए अरस्तू ने और जैसे कैरोलस लिनियस जी हैं, इन सब ने मिलकर के बड़ी मेहनत की, तब जाकर के इसका वर्गीकरण कर पाए। और वर्गीकरण की ही देन है कि आज हम सभी प्राणियों को अलग अलग पहचान लेते हैं। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जीव जगत में सिर्फ जीव आते हैं, जीव में पादप और जंतु दोनों आते हैं, और दोनों का निर्माण होता है कोशिकाओं से, यानी कोशिका से ये पेड़ पौधे बने होते हैं, जीव बने होते हैं। और प्रत्येक जीवों में ये वृद्धि करने की क्षमता होती है, जनन की क्षमता होती है, और प्रत्येक प्राणी कोशिका के बने होते हैं। और कोशिकीय संरचना यदि देखी जाए तो कोशिकीय संरचना 3 प्रकार की होती है। एक होती है अकोशिकीय संरचना, इसके अंतर्गत आने वाले जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे अणु होते हैं, वो सजीव होते हैं, परंतु उनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती, जैसे वायरस और वायराइड्स। और एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो आपका आ गया अमीबा, पैरामीशियम और कवक आदि आ जाते हैं। और बहुकोशिकीय प्राणियों की, बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो इसमें शेर आ जाता है, चीता आ जाता है, बड़े बड़े विशालकाय पेड़ आ जाते हैं। इस तरह से इन्हीं 3 प्रकार की कोशिकाओं से पूरे दुनिया के सभी प्रकार के सजीवों की रचना हुई है। समझ गए? पूरे दुनिया में जो भी सजीव हैं वो या तो बिना कोशिका के हैं, यानी अकोशिकीय हैं। अकोशिकीय मतलब बिना कोशिका के नहीं, कोशिका जैसी संरचना है परंतु उसे कोशिका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी वो संरचना कोशिका के नियमों पर खरा नहीं उतर रही है, इसलिए उनको अकोशिकीय कहते हैं, जैसे वायरस और वायराइड्स। एक कोशिकीय मतलब कि इसमें क्या होता है, एक कोशिका सिर्फ होती है, और एक कोशिका में क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है और पाई जाती हैं रिक्तिकाएँ, और इसमें पाया जाता है ये रसधानियाँ पाई जाती हैं। ऐसे और तमाम ये कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अंदर एक तरल चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है। जंतुओं की और पादपों की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, तो इसको हम आगे समझेंगे। ये हो गई कोशिका। तो ये कोशिका मतलब एक ही कोशिका में उनकी समस्त प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं, और ये प्रजनन और जनन जितनी भी चीज़ें हैं सब एक ही कोशिका के द्वारा कर लेते हैं। ऐसे प्राणियों को कहते हैं हम एक कोशिकीय प्राणी। और जैसे अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम इसके उदाहरण हैं। बहुकोशिकीय में मैंने अब बताया कि इसमें एक से अधिक कोशिकाएं आपस में मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, और अंग पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, यानी इसमें शारीरिक संरचना पाई जाती है, जैसे शेर का शरीर, आदमी का शरीर, बड़े बड़े पेड़ पौधों का शरीर। इस तरह से मैंने यहाँ बहुकोशिकीय देखा। फिर प्रत्येक जीवों के लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि बता दिया, जनन बता दिया, उपापचयी क्रिया बता दिया, संवेदनशीलता बता दिया, पाचन बता दिया और गति बता दिया। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, मैंने जनन में बताया था कि लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें 2 विपरीत लिंग वाले प्राणी भाग लेते हैं और आपस में मिलते हैं, अपने समान संतान को जन्म देते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें एक ही प्राणी, एक ही लिंग वाला प्राणी अपने समान संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन।